अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम अहमद अली के एक नावल टॉयलाइट इन दिल्ली को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो नावल है ये तब लिखा गया था व्हेन पाकिस्तान वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। उस टाइम पर ऑल इंडिया था, जहाँ पर जो आज का इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था। ये नावल 1940 में पब्लिश हुआ था और जो अहमद अली हैं, ही वाज एन पाकिस्तानी राइटर। अब हमारी ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है, यानी कि इसकी सेटिंग है ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया की। और ये जो स्टोरी है बेसिकली ये 8 इयर्स का स्पैन कवर करती है, फ्रॉम 1911 टू 1919। दिस इज अ पोस्ट कॉलोनियल नॉवल और ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन भी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस बता देती हूँ। बेसिकली जो टॉयलाइट है ना, ये सनसेट को रेफर करता है। टॉयलाइट इन दिल्ली का मतलब है कि दिल्ली के अंदर जो सूरज है वो गरूब हो चुका है। अब कहानी स्टार्ट होती है, गर्मियों का मौसम है और सबसे पहले हमारे पास एक कपल इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसका नाम है मीर निहाल और उनकी बेगम बेगम निहाल। ठीक है, अब इनकी जो एजेस हैं वो अब 50 हैं। ये एक मुस्लिम कपल है और ये इकोनॉमिकली काफी डिप्राइव्ड हैं, यानी ये लोग काफी डोमेस्टिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जो मीर निहाल है वो बहुत प्रिटेंशियस पर्सनैलिटी वाले इंसान है, यानी कि उनकी डुअल पर्सनैलिटी है। ऑन द वन साइड वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, उनकी काफी केयर करते हैं, और दूसरी साइड पर ही इज अफेयर विद अ प्रोस्टिट्यूट बब्बन जान, कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं एक लेडी के साथ जिसका नाम है बब्बन जान। अब जो उनकी फैमिली है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो उनके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं जानते। इसके अलावा अगर हम हॉबीज की बात करें मीर निहाल की, तो उनको पिजन्स रखने का बहुत शौक है, यानी कि वो कबूतर की टेक केयर करते हैं। एक रात ऐसा होता है कि वो नोट करते हैं कि भाई उनका जो डरबे है जहाँ पर उन्होंने पिजन्स रखे हुए हैं वहां पर कोई डिस्टरबेंस हो रही है। तो वो जब जाके देखते हैं तो वहां पर उनको एक सांप दिखता है, एक स्नेक दिखता है, जिसको वो मार देते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो पिजन्स है ना वो सिंबलाइज कर रहे हैं रॉयल्टी को, और जो स्नेक है यानी कि सांप है वो सिंबलाइज कर रहा है ब्रिटिशर्स को, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने आकर हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। देन हमारे पास एक और करेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है अस्कर, जो निहाल्स का बड़ा बेटा है। अब बेसिकली वो एक फैशन पसंद इंसान है, उसको वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है, एंड ही इज एन अफेयर विद अ प्रोस्टिट्यूट नेम मुश्तरी बाई। अब वो एक लेडी के साथ अफेयर में है जिसका नाम है मुश्तरी बाई, लेकिन उसके बाद ही गॉट इन लव विद अ बिल्किस। अब बिल्किस जो है वो एक मुगल लड़की है। यहाँ पे हमारे पास देन एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है बेगम वहीद। बेगम वहीद जो है वो बड़ी बेटी है निहाल्स की। ये मैरिड है और इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। शी यूज टू स्टे विद हर इन लॉज। अब ये भोपाल में रहती हैं। अस्कर अपनी बड़ी बहन बेगम वहीद को भोपाल से दिल्ली बुला लेता है ताकि वो उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें बिल्किस के रिश्ते के लिए। अब जो बेगम वहीद हैं वो कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। मीर नेहाल एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं शादी करवा दूंगा असगर की बिल्किस के साथ, लेकिन शादी के बाद मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आई ब्रेक अप ऑल द टाइज विद हिम। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो निहाल फैमिली है वो एक सैयद ट्राइब से बिलोंग करती है और जो बिल्किस है वो एक मुगल लड़की है। तो ऐसे में यहाँ पे हमारे पास कास्ट डिफरेंस शो करवाया गया है। खैर उसके बाद जो बिल्किस की फैमिली है वो उनके रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है, एंड बेगम निहाल जो है वो एक मिलाद अरेंज करवाती हैं सो दैट टू अनाउंस द रिलेशनशिप ऑफ हिज सन एंड हिज डॉटर इन लॉ। उसके बाद एक दिन ऐसे होता है कि जो मीर निहाल है वो पिजन्स को पानी पिलाना भूल जाते हैं। तो ऐसे में कुछ पिजन्स की डेथ हो जाती है और कुछ मरने के करीब होते हैं, लेकिन ऑन स्पॉट उनको सेव कर लिया जाता है। अब मीर निहाल को काफी अफसोस होता है अपने पिजन्स की डेथ पर, और देन उसको इत्ला मिलती है कि जो बब्बन जान है हु वाज अ प्रोस्टिट्यूट, जिसके साथ मीर निहाल वाज इन अफेयर, अब उनकी भी डेथ हो चुकी है। अब जो मीर निहाल है उनको पता चलता है कि जो बाकी के पिजन्स थे ना वो भी मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि पिछली रात को मीर निहाल ने लॉक नहीं किया था उनके डरबे को, जिसकी वजह से कैट ने अटैक कर दिया उन पिजन्स पर और उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं मीर निहाल की नेग्लिजेंस की वजह से ही बाकी के पिजन्स मर जाते हैं। यहाँ पर मीर निहाल जो है वो काफी अफसुर्दा हो जाता है। ही गॉट सो मच टेंस्ड एंड सैड। देन हमारे पास एक ओवरऑल सेटिंग बताई गई है कि जो किंग जॉर्ज 5 है उनको क्राउन पहनाया गया था दिल्ली में ऑन 7 दिसंबर 1911, और काफी ज्यादा क्राउड उनके वेलकम के लिए वहां पर अरेंज किया गया था। अब वो क्राउड, वो सिचुएशंस, वो इन्वायरमेंट देखकर मीर निहाल को एक पुराना वक्त याद आता है ऑफ 14 सितंबर 1857, जहां पर वो सोचते हैं कि यार उस टाइम पर जब वॉर हुई थी, जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, तो कैसे ऑपरेशन फेस किया था, हमारी कई प्रॉपर्टीज, कई जमीनें हमसे छीन ली गई थी और हमने बहुत बुरे हालात फेस किए थे। वो उस टाइम को रिकॉल करते हैं। खैर उसके बाद अस्कर की शादी हो जाती है बिल्किस के साथ। अब जो निहाल्स की छोटी बेटी है जिसका नाम है महरू, अब उसकी शादी होती है एक इंसान के साथ जिसका नाम है मेराज। मेराज जो है वो एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वो शिकारी था, उसको शिकार का बहुत शौक था, और एक दिन
وائل شوٹنگ اس کو اپنی ہی بلٹ آ کر اس کے فیس پر لگی، جس کی وجہ سے اس کی فیس کا جو اسٹرکچر ہے، جو ایک آؤٹ لک ہے، وہ خراب ہو گئی۔ پہلے تو میر نہال کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کروں گا، لیکن دین میر نہال کا چھوٹا بیٹا حبیب الدین اسے کہتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، تو خیر وہ سب مان جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اپنی چھوٹی بیٹی مہرو کی شادی میرات سے کر دیتے ہیں، ہو از ایب نارمل۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو عسکر اور بلقیس ہیں، دین ان کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے جہاں آرا۔ بلقیس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو عسکر ہے وہ اب بلقیس کے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر لے لیتا ہے، اینڈ ہی گاٹ شفٹ دیئر۔ اب جو عسکر ہے وہ آہستہ آہستہ ہی جسٹ گاٹ فیڈ اپ آف ہز وائف بلقیس۔ اب جو میر نہال ہیں وہ پیرالائزڈ ہو گئے ہیں، کچھ عرصہ تو وہ بول بھی نہیں سکتے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی جو اسپیکنگ پاور ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے، بٹ فزیکلی وہ اب موو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اب پورے کے پورے دہلی میں ایک پینڈیمک پھیل جاتا ہے انفلوئنزا کا۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا جس گھر کو اس پینڈیمک نے افیکٹ نہ کیا ہو۔ اس پینڈیمک کی وجہ سے بلقیس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو جہاں آرا ہے وہ اپنی آنٹ زہرا کے زیادہ کلوز ہو جاتی ہے۔ زہرا جو ہے وہ 16 ایئرس کی ایک لڑکی ہے۔ اب جو زہرا ہے وہ شی جسٹ گاٹ انٹو افیئر ود اسکر، لیکن زہرا کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے ڈسپائٹ بینگ ان لو ود اسکر، اور یہاں پر ہماری یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی ہمارا یہ جو ناول ہے ٹوائلائٹ ان دہلی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نہال فیملی کا اینڈ دکھایا گیا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر جو لوکلز تھے، جو مسلم اور انڈینز تھے، ان کا بھی ڈکلائن آیا تھا، یعنی دہلی میں جو ایک امپاورمنٹ تھی لوکلز کی وہ ختم ہو گئی تھی ڈیو ٹو دا اوور پاورنس آف دا برٹشرز۔ اگر ہم اس کے امپورٹنٹ تھیم کی بات کریں تو ڈکلائن آف دا مغل امپائر دکھائی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر سمبولزم کا کانسیپٹ ہے، جس طریقے سے بلقیس فیملی بالکل ختم ہو جاتی ہے آفٹر دا ڈیتھ آف بلقیس، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مغل امپائر ہے وہ بھی اینڈ پر چلی گئی تھی۔ ایک سوشل چینج دکھایا گیا ہے کہ بھئی ایک نیو مین جو ہے وہ کراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ آئیڈینٹی کرائسس ہے ہمارے پاس، لو اینڈ فیملی کا کانسیپٹ دکھایا گیا ہے، نوسٹیلجک ناول ہے، کافی نوسٹیلجک ورک ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک ٹریڈیشنز کا کلیش دکھایا گیا کہ کس طریقے سے ایک مین جو ہے وہ ٹریڈیشنلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بٹ کہیں نہ کہیں جو ماڈرن ویلیوز ہیں وہ اس کو کریش کر دیتی ہیں۔ ایک انسان جو اپنی ٹریڈیشنز کو فلفل کر رہا ہے، بٹ اسٹل جب وہ ایک ماڈرن ورلڈ میں انٹر ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی ٹریڈیشنز کو وائلیٹ کرتا ہے۔ دین ہمارے پاس کولونیلزم کا امپیکٹ دکھایا گیا کہ کس طریقے سے کولونیلزم، امپیریلزم، ان چیزوں نے بہت زیادہ افیکٹ کیا تھا کامن مین کی لائف کو، کس طریقے سے انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا تھا اس ٹائم پیریڈ میں لوگوں کی زندگیوں کو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہوپ یو گیٹ دا کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دس ناول۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔